नमस्कार। न्यूज़ एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ एट 10 की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा एवं अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज पाली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी का करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश सरकार की नए साल पर गरीबों को सौगात। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का आज होगा शुभारंभ। योजना के तहत राज्य सरकार गरीबों को उपलब्ध कराएगी भूखंड। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट द्वारा तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले को दी है चुनौती। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूथ वर्टिकल डिक्की नेक्स्ट जेन की आज राजधानी नई दिल्ली में होगी लॉन्चिंग। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे उद्घाटन। समूचे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में दर्ज किया गया इस मौसम का न्यूनतम तापमान। कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां जारी हैं। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं। खेल की खबरों में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 मैचों का पहला मुकाबला जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में श्रीलंका को 2 रन से दी मात। श्रृंखला में 1-0 की बनाई बढ़त। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगी। आज से 10 जनवरी तक चलने वाले इस विशाल कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट गाइड शामिल होंगे। राजस्थान 66 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा बीएसएफ के ऊंट दस्ते भी प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्म कुमारीज के ऑडिटोरियम और स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से टेलीफोन पर बातचीत की। वार्ता के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना, जैव विविधता का संरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्तपोषण आदि विषय शामिल रहे। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के राजा को G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। पीएम ने उन्हें मिशन लाइफ की प्रासंगिकता के बारे में भी बताया। इसके द्वारा भारत पर्यावरण को ध्यान में रखकर टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश दे रहा है। दोनों नेताओं ने राष्ट्रमंडल को लेकर भी विचारों का आदान प्रदान किया और इसकी कार्यप्रणाली को और बेहतर करने के उपायों पर भी चर्चा की। दोनों ने ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय की भूमिका को सराहा और इसे द्विपक्षीय सहयोग में इजाफे के लिए दोनों देशों के बीच पुल के तौर पर काम करने वाला बताया। समूचे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। लोग घर से भी बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। कई राज्यों में शीतलहर के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं। लखनऊ में जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए आज से 7 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। वहीं राजस्थान में भी इस सप्ताह कड़ाके की शीतलहर जारी रहने की संभावना है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। मंगलवार को देश के विभिन्न इलाकों में कई रेलगाड़ियां घंटों देरी से चलीं। इसकी वजह से यात्रियों को बड़े पैमाने पर असुविधा का सामना करना पड़ा।
लखनऊ समेत समूचा उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लखनऊ में सड़कों पर रात गुजारने वाले व्यक्तियों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कल रात रैन बसेरों की व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि बेघर लोग रैन बसेरों में रहें। लखनऊ में यहाँ रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें कुछ स्थायी हैं और कुछ अस्थायी रैन बसेरे हैं। उनकी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए हमने सभी अधिकारियों को आज निर्देशित किया है। काफ़ी ज़्यादा सर्दी यहाँ लखनऊ में हो रही है और ये सुनिश्चित करना है कि लखनऊ में जो भी बेघर लोग हैं वो किसी न किसी रैन बसेरे के भीतर रहें और जिनको आवश्यकता है वो कंबल भी उनको वितरित किए जा रहे हैं। हमने सभी रैन बसेरों पर कंबल रखवा दिए हैं। जिस किसी को भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ से ले सकते हैं। बाकी हमारे अधिकारी भी जगह जगह जाकर कंबलों का वितरण कर रहे हैं। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण का आयोजन आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होगा। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा माता पिता और शिक्षकों के साथ भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा माता पिता और शिक्षकों के साथ भी संवाद करेंगे, ताकि छात्रों को उनकी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है और उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को सुनने का बेसब्री से इंतजार रहता है। परीक्षाओं का सीजन अब शुरू होने वाला है और आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षाओं के अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी है। छात्रों में स्वाभाविक तौर पर परीक्षा का तनाव होता है। 27 जनवरी को आयोजित होने वाला परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा के इसी तनाव को दूर करने, छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा मुद्दों के बारे में भारत के साथ किए गए समझौतों का पालन न करने पर चीन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव का कारण यही रवैया है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय प्रसारक ORF के साथ साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का चीन के साथ जो समझौता है उसके अंतर्गत सीमाओं पर सेना का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन चीन ने इन समझौतों का पालन नहीं किया है और वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा बदलने की कोशिश की है। चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने की कोशिश पर विदेश मंत्री ने कहा कि चीन इस बारे में भारत पर आरोप लगा सकता है, हालांकि उपग्रह की तस्वीरों से साफ पता चलता है कि गलती किसकी है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच अब तक 17 दौर की बातचीत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। इस सत्र में कुल 3 बैठकें होंगी, जो इस महीने की 6 तारीख तक चलेंगी। सत्र के पहले दिन यानी आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि दूसरे दिन अध्यक्ष का चुनाव और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। मध्य प्रदेश सरकार नए साल पर गरीबों को सौगात देने जा रही है। शिवराज सरकार आज से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना का शुभारंभ टीकमगढ़ जिले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। योजना के तहत राज्य सरकार गरीबों को भूखंड उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कैबिनेट के साथियों को इस बात की सूचना देते हुए कहा कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। इस योजना के तहत आज टीकमगढ़ जिले के 10,000 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड वितरित किए जाएंगे। इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। कि मध्य प्रदेश की धरती पर
कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ऐसे मेरे गरीब बहन और भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र में हम प्लाट देंगे, निःशुल्क देंगे। और टीकमगढ़ से ही 4 तारीख को मैं प्लाट वितरण का प्रारंभ कर रहा हूं। 10,000 से ज्यादा गरीब बहन और भाइयों को टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी को प्लाट वितरित किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनसे हम बातचीत करेंगे। आदित्य, सबसे पहले तो ये बताइए कि काफ़ी ये जो योजना है काफ़ी अच्छी योजना है, क्या कुछ इसके फायदे होने वाले हैं, किस तरह की ये योजना है? देखिए चंद्रशेखर, इसके फायदे सीधे तौर पर गरीब परिवारों को होंगे। उन गरीब परिवारों को होंगे जिनके घर नहीं थे, जिनके पास एक घर था लेकिन बहुत सारे सदस्य थे और घर में जगह नहीं होती थी रहने की, सोने की, उठने की, बैठने की। ये उन लोगों को फायदा होगा। मान के चलिए 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो व्यक्ति होता है उसको खरीदने में ही काफी वक्त लग जाता है और बड़ी मशक्कत के बाद वो उसको खरीद पाता है और बड़ा धन जब अर्जित कर पाता है तब उसको खरीद पाता है। लेकिन एक गरीब परिवार जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका खुद का एक जमीन का टुकड़ा होगा, उसका खुद का प्लॉट होगा, आज उसको टीकमगढ़ जिले में मध्य प्रदेश में ऐसे करीब 10,000 लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट वितरित करेंगे। इस पूरी योजना को अगर समझे चंद्रशेखर, तो करीब 14 लाख आवेदन आए हैं इस पूरी योजनाओं से जुड़ने के लिए। अभी उन आवेदनों की स्क्रूटनी होगी। दरअसल पटवारी स्तर पर सर्वे किया गया, लोगों ने पटवारी स्तर पर अपने आवेदन दिए और उसके बाद वो तहसीलदार स्तर तक पहुंचे और तहसीलदार अब उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं। धीरे धीरे अब टीकमगढ़ के बाद तमाम अलग अलग जिलों में इसको पहुंचाया जाएगा। ये मान के चलिए कि ये योजना न सिर्फ राज्य सरकार की है बल्कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से भी उसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये प्लॉट का टुकड़ा तो दे दिया जाएगा, जमीन तो दे दी जाएगी, लेकिन उसके बाद घर बनाने के लिए भी तो उनकी व्यवस्था करनी होगी। लिहाजा राज्य सरकार ने ये पूरी प्लानिंग की है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है केंद्र सरकार की, उससे इसको जोड़कर उसके तहत इनके घर भी बनवाए जाएंगे। तो जो गरीब परिवार कभी अपने पक्के घर का सपना नहीं देख पाते थे, जमीन के टुकड़े का सपना नहीं देख पाते थे, आज उनके लिए योजना वरदान साबित होती हुई दिखाई देगी। चंद्रशेखर, आदित्य, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको कन्वर्ज किया गया है उज्ज्वला योजना या बिजली की जो कनेक्शन है वो घर तक देने की। तो इस सब योजना में जो दिक्कत आ रही थी गरीबों को कि उनके पास जमीन ही नहीं थी जिसमें वो घर बनाते थे, तो राज्य सरकार उनको जमीन देगी, यानी कि इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रशेखर। वो इसलिए भी क्योंकि आप देखिए, पहली बात तो घर चाहिए इन योजनाओं के लिए। आपके पास घर के लिए जमीन नहीं थी और जब आपके पास घर की जमीन नहीं थी तो आपको पहले जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार, बहुत बेसिक चीज थी। उसके बाद आवास उपलब्ध होगा तो सरकार की बाकी योजनाएं, उज्ज्वला योजनाओं की बात की जाए या तमाम अन्य योजनाएं जो घर से संबंधित होती हैं, जो घर पर ही घर के पते पर मिला करती थी, ये उससे जुड़ेंगी। और ये समन्वय का एक बहुत बड़ा मॉडल हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का, या यूं कहें कि डबल इंजन की सरकार का, कि कैसे दो राज्यों की सरकारें, एक राज्य और केंद्र की सरकारें जब आपस में मिलती हैं, दोनों अपनी योजनाओं को कोलैबोरेट करती हैं और योजनाओं को कोलैबोरेट करते जो अंत्योदय की संकल्पना जिस तरीके से रखी जाती है समाज के अंदर, उस अंत्योदय की संकल्पना को पूरा करने में राज्यों की सरकारों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है और मंशा कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस योजना से जरिए हम ये समझ सकते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री आवास वहीं बनेगा ना जहां जमीन होगी, और अगर जमीन ही नहीं होगी तो आप आवास कैसे बनवा देंगे? अब जमीन उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार का तो होगा नहीं, जमीन उपलब्ध कराएंगी राज्य सरकारें। और राज्य सरकारें अगर इस ओर मंशा अपनी सही रखेंगी तो जो केंद्र की आवास बनाने की जो योजना है, कहीं ना कहीं उसको सार्थकता मिलेगी। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आगामी दिनों में उज्ज्वला योजना की अगर बात किया जाए या तमाम अन्य योजनाओं की अगर बात की जाए, उसका भी सीधा लाभ इस जमीन के पट्टे के जरिए जो आगामी योजना है वो भी कहीं ना कहीं मिलना शुरू होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, एक कोलैबोरेशन ऑफ स्कीम्स का जो लाभ है वो भी इन गरीब परिवारों को मिलेगा। बिल्कुल आदित्य, ये तारीफ करने लायक काम है राज्य सरकार का, जो राज्य सरकार ने कदम उठाया है। ये बताइए कि आज टीकमगढ़ में किस तरह से इसकी शुरुआत होनी है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
देखिए, एक भव्य पंडाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां होंगे और सांकेतिक तौर पर कुछ लोगों को पहले तो मंच पर बुलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनके जो पट्टा के पत्र होंगे जमीन के अधिकार के, वो उनको सौंपेंगे और उसके बाद जो जिन 10,000 से ज्यादा परिवारों को पात्र माना गया है इस योजना के लिए, उन पात्र योजनाओं को जमीन का टुकड़ा अलॉट कर दिया जाएगा। और उम्मीद यही की जाएगी कि आगामी दिनों में जो और भी आवेदन आए हैं, उन आवेदनों की जो स्क्रूटनी धीरे धीरे चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 14 लाख आवेदन आए हैं। अभी पहले उन आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, धीरे धीरे उनकी स्क्रूटनी करते करते पूरे राज्य में। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। इन 14 लाख आवेदनों में से अगर कुछ फॉर्म स्क्रूटनी में हट भी जाएंगे तो भी एक वर्ग होगा इस मध्य प्रदेश का जो अपने खुद के प्लॉट के लिए लाभान्वित होगा, जो राज्य सरकार उनको देने को जा रही है। लिहाजा आज से इसकी पायलट प्रोजेक्ट के तहत टीकमगढ़ से शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे। आगामी दिनों में ये मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में भी देखने को मिलेगी। चंद्रशेखर, बिल्कुल, जो आप संख्या बता रहे हैं ये काफ़ी संख्या है। अगर वो स्क्रूटनी हो भी जाती है तो 10 लाख 12 लाख जो भी संख्या आएगी, लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है इसको लेकर के? देखिए, सपना सच हो जाने जैसा है चंद्रशेखर, क्योंकि आप सोचिए हम जब कोई प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं और बैंक से लोन लेते हैं और बैंक से कर्जा लेने के बाद भी जब अपना घर खरीदते हैं तो एक अलग खुशी होती है कि चलो हमारे पास हमारे खुद का मकान है। भले ही धीरे धीरे हम उसकी EMI पे करेंगे, लेकिन वो लोग जिनको किसी को पैसा नहीं देना है, ना तो बैंक को लोन चुकाना है, ना सरकार को पैसा देना है और उनको सीधे जमीन उनको मिल रही है, और उसके बावजूद भी जमीन भी मिलने के बाद इंतजार अब अगला उनका स्टेप यही रहेगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए उस आवास को भी बनवाने के लिए पैसा मिल जाएगा। यानी कि जिसके लिए पूरी जिंदगी लोग लगा देते हैं, वो लोग जिन घरों में रह रहे थे उनको एक नई जगह मिलेगी और नई जगह में एक नया आवास मिल जाएगा। उससे बड़ा सपना सच हो जाना किसी व्यक्ति के लिए, जिसे कहें कि बड़ी बात नहीं होती है। और सरकार अगर उस मूलभूत सुविधाओं को उस वंचित व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को अगर देती है तो स्वाभाविक से तौर पे उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत सकारात्मक आती हैं। खुशी की बात होती है, उत्साह की बात होती है। जिन लोगों को अभी पॉइंट आउट किया गया है, जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, 10,000 लोग जिनको अभी आवास मिला, उन परिवारों में उनके बच्चों में एक बहुत खुशी है, जिसे कहें कि एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है कि किस तरीके से भविष्य की आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं तमाम जो मूलभूत दिक्कतें थी, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, बच्चों की शादी ब्याह होते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, समाज सोसाइटी का एक रहन सहन होता है, एक स्टेटस होता है, उसमें वृद्धि होती है और वो करने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। आदित्य, सवेरे जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे एक और अच्छा पहलू आपने उस वक्त बताया था। हम चाहते हैं कि दर्शकों के लिए आप एक बार फिर बताएं कि ये जमीन आएगी कहां से इनके लिए, जो आप भूमाफियाओं वाला एक इसमें बता रहे थे। देखिए, दो तरीके की चीजें हैं। एक तो यह है कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में। ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो सरकार की जो जमीन थी वहां ये देने की कोशिश की गई है, और जो शहरी इलाके हैं वहां शहरी इलाकों में सरकार ने जो भूमाफिया जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे उनको छुड़ाने का एक बहुत बड़ा अभियान सरकार ने छेड़ा था। और उन जमीन को छुड़ाकर सरकार ने यही कहा था कि इनको गरीबों को सौंपा जाएगा। लिहाजा शहरी इलाकों की जो जमीन होगी, शहरी इलाकों के जो प्लॉट होंगे, जो पट्टे होंगे, को तो जो भूमाफियाओं से छुड़ाई हुई जमीन थी उसको दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सुशासन का मॉडल भी मैं बता रहा हूं जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए, वो जमीन जो सरकार की थी, वो जमीन जो बंजर थी, जहां पर आवास बन सकते थे और खाली पड़ी हुई थी बरसों से, जिसका लाभ वहां के लोगों को मिलना चाहिए था, उसको भी पॉइंट आउट किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश का ये सुशासन का मॉडल, ये लैंड बैंक का जो मॉडल है, ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा और वो मिसाल ये बताएगा कि किस तरीके से आप अपने राज्य जमीन का इस्तेमाल अपने ही राज्य के लोगों के लिए, गरीब परिवार के लोगों के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि संसाधनों का इस्तेमाल अगर कोई भी सरकारें अपने नागरिकों के लिए करती तो उससे बेहतर मॉडल कुछ नहीं हो सकता, और यही मॉडल मध्य प्रदेश की सरकार अब पेश कर रही है। शुक्रिया आदित्य, आपका काफी सरल शब्दों में और काफी अच्छी तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कितनी महत्वपूर्ण ये योजना है, किसको इसका फायदा होगा और कैसे इसका फायदा दिलवाया जाएगा, उसके लिए सरकार ने क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। डिक्की यानी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यूथ वर्टिकल डिक्की नेक्स्ट जेन आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे, जबकि इसके समापन सत्र में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे मुख्य अतिथि होंगे। डिक्की नेक्स्ट जेन का उद्देश्य युवा SC/ST उद्यमियों और 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए एक समान और विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने की दिशा में काम करने का एक मंच है।
डिक्की नेक्स्ट जेन का मिशन है कि हम एक साथ काम कर सकते हैं। और देश में वंचित वर्ग के लोगों में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए सरकार की तमाम योजनाएं काम कर रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और डिक्की के सहयोग से आज हजारों वंचित वर्ग के युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। ऐसी एक कहानी देखते हैं मैत्रेयी और नितेश की। आज ये युवा जेन नेक्स्ट की भूमिका में हैं और अपना खुद का रोजगार खड़ा कर चुके हैं। के गुण सीखने के बाद वंचित वर्ग की मैत्रेयी कांबले सफलता की नई कहानी लिखने में जुटी हैं। मैत्रेयी आज सीवेज लाइन, सीवेज टैंक, सेप्टिक टैंक जैसे क्षेत्र में नई तकनीकी के जरिए ऐसा व्यवसाय कर रही हैं जिसमें बिना मानव के साफ सफाई को सुगमता के साथ पूरा किया जाता है। आज पुणे स्थित इनकी इस कंपनी में 70 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैत्रेयी आज पुणे शहर में महिलाओं के लिए बाजार के इलाकों में शौचालय की सुविधा के विस्तार में जुटी हैं, जो कबाड़ की बसों को उपयोग में लाकर बनाए जाते हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान हम सोचते हैं, उस तरह कोरोना के बाद हमें रोटी कपड़ा मकान हाइजीन ये भी जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बेसिक नीड है। तो उस तरह मैंने इसका सोचा और ये तय कर लिया कि मुझे सैनिटेशन में ही काम करना है, और इसमें भी महिलाओं की सैनिटेशन में और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सूवेज वर्कर्स के साथ। नई सोच और नए इरादों को लेकर इंदौर निवासी नितेश कटारिया कुछ ही सालों में अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। नितेश ने अपने पहले बिजनेस पेट्रोल पंप के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर कई पुरस्कार जीते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑफिसर्स ने आके हमें बड़े सरल शब्दों में इसका रास्ता बताया कि आप किस तरीके से पेट्रोल पंप के डीलर बन सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मूव था। और आज भारत में बहुत सारे युवा लोग हैं जो दलित समाज के, जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को वो लोग हाईलाइट कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब वे एक ऐसे स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं जो आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है। वे रोजाना होने वाली सैकड़ों सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक ऐसी तकनीकी के विकास में जुटे हैं जिसके उपयोग से इन दुर्घटनाओं को कम करना बेहद आसान हो जाएगा। अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर लीग भारत सरकार ने एक योजना लेकर आए, जिसमें उन्होंने भारत में हर एक स्टेट से अलग अलग आइडियाज़ मंगवाए। मेरा आइडिया सेलेक्ट भी हुआ उस चीज़ के लिए। एक ऐसा स्टीयरिंग कवर है जिस स्टीयरिंग कवर पे कुछ सेंसर्स के माध्यम से हम एक्सीडेंट को 80% तक कम कर सकते हैं। वंचित वर्ग के इन युवाओं के लिए केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं काम कर रही हैं, जिसके तहत उन्हें न सिर्फ धन मुहैया कराया जाता है, बल्कि उनके उत्पादों के बाजार के लिए भी ऐसी नीतियां तैयार की गई हैं जिससे वे बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने में कामयाब हो पाते हैं। आज़ाद भारत में एक अनोखी कहानी है दलितों के एंटरप्रेन्योरशिप की, और इस कहानी को आज आगे बढ़ाने में नई युवा पीढ़ी अपना दमखम लगा रही है। जनरेशन नेक्स्ट के नाम से अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं और सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिसमें सरकार की भूमिका, डिक्की की भूमिका और इन युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कैमरामैन एम.ए. खान के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आपकी हमने रिपोर्ट देखी और वाकई अगर हम आज़ाद भारत की बात करें और दलित समाज का जो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाना है वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन की तरह है। सबसे पहले तो ये बताइए, आज जो कार्यक्रम लॉन्च होना है उस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए चंद्रशेखर, जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात करें तो डिक्की जेन नेक्स्ट के नाम से ये कार्यक्रम है, और ये डिक्की का कहना है कि ये हमारी थर्ड जनरेशन है जो कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अब देश के सामने है। और इन्होंने इसी कड़ी में इसमें ये टारगेट किया है कि तकरीबन 35 वर्ष तक के युवाओं को वो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर लेकर आएंगे, और उनकी जो उद्यमशीलता है, उनकी जो काबिलियत है और उनका जो इंटरेस्ट है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करके सरकार की तमाम योजनाओं के साथ उसको कोलैबोरेशन में लाएंगे। और इसमें उन्होंने ये बात रेखांकित की है कि इस पूरे प्रोसेस में वो एक ऐसी प्रक्रिया को शामिल करना चाहते हैं जिसमें ओपन कैटेगरी के ज़रिए, जिसमें कि कोई भी किसी भी ग्रेड से हो, किसी भी समुदाय से हो और किसी भी बैकग्राउंड से हो, और उनके पास एक स्किल होना चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरत उन्होंने रखी है कि आप शिक्षित और स्किल वाले अगर युवा हैं और आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप के तमाम आइडियाज़ हैं, तो उन आइडियाज़ को कैसे पूरा किया जाए, कैसे उसको ज़मीन पर उतारा जाए। इसके लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अनुरूप आपको क्या क्या बदलाव करने हैं, और जो आप शुरुआती दौर में प्रोटोटाइप बनाते हैं, उस प्रोटोटाइप के लिए क्या आपको सरकार की मदद मिलती है,
तो उन सब चीज़ों के लिए आज का ये कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है उन युवाओं के लिए जो उद्यमशीलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो उद्योगपति बनना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने कटारिया जी की स्टोरी देखी, उसमें उन्होंने अभी जो रोड एक्सीडेंट को लेकर जो तकनीकी विकसित कर रहे हैं, उन्होंने जो प्रोटोटाइप बनाया उसमें उनको करीब 35 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिले हैं। और जब ये इसको राष्ट्रीय स्तर पर फलीभूत करने में सफल होंगे तो उनको कई करोड़ रुपए मिलेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो कंसेप्ट है कि कैसे युवा सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठाकर उद्यमशीलता की ओर बढ़ सकते हैं, अपना खुद का रोजगार खड़ा करके दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में आ सकते हैं, तो ऐसे में ये एक वंचित वर्ग के युवाओं की एक नई कहानी है जो आज़ाद भारत में दिखाई दे रही है। अब तक हम देखते थे कि आरक्षण के जरिए ही आगे बढ़ने का जो तमाम संकल्प दिखाई देता था, जिसमें सरकारी नौकरियों के जरिए इन वर्गों के युवा आगे बढ़ते थे और रोज़गार अपना हासिल करते थे। लेकिन अब इन युवाओं में जो IIT, IIM से पढ़कर निकल रहे हैं, एक अपना खुद का रोज़गार खड़ा करने का जो ललक दिखाई दे रही है, क्योंकि हम जानते हैं इस समय तकरीबन 10,000 से अधिक डिक्की में मेंबरशिप है उद्यमियों की, जिसमें पुराने भी हैं और जिसमें नए भी हैं। हमने डिक्की के लोगों से बात की थी, तब उन्होंने बताया था कि उनकी जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके ज़रिए जो लोगों को अब तक जो लोन दिलाए गए हैं वो करोड़ों में हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर उसकी सफलता का प्रतिशत हम अगर 50% भी देखें तो 50 लाख से अधिक लोग उद्यमशीलता की ओर बढ़ चुके हैं सरकार की योजनाओं से लाभ लेकर। तो ये जो पूरे प्रयास हैं, डिक्की की उसमें एक अहम भूमिका है और एक फैसिलिटेटर के तौर पर वो सरकार और लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। और उसमें जो उनकी थर्ड जनरेशन यानी कि जेननेक्स के नाम से आज उनका जो नया एक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, जिसमें आज केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण होगा इस मायने में कि सरकार और जो लोग हैं वो मिलकर अगर प्रयास करें तो कैसे उसमें सफलता हासिल की जा सकती है। चंद्रशेखर ऋषि, आज जो ये कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा, क्या ये SC तक सीमित है या इसमें SC, ST, OBC और अन्य लोगों को भी शामिल किया जाएगा? देखिए, डिक्की जो है वो सिर्फ और सिर्फ SC और ST वर्ग के लोगों की जो उद्यमशीलता है उसके लिए काम करता है। लेकिन जो जेनएक्स है, वो जो तीसरी पीढ़ी है, अब उन्होंने ये जो अपना रखा है, संकल्प रखा है कि सबके साथ मिलकर चलना है। उस प्रक्रिया में उनका कहना है कि जब हम व्यवसाय करते हैं तो हम एक जिसे बोलते हैं कि सेक्लूडेड या घेटवाइजेशन में हम रहकर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो उसी वजह से वो कह रहे हैं कि सबके साथ मिलकर चलना है। यानी कि बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करनी है तो वो उसमें किसी भी वर्ग को शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसमें मूल कंसेप्ट उनका ज़रूर है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उन पर उनकी प्राथमिकता है। और उसी प्राथमिकता को रेखांकित करते हुए ये तीसरी जो पीढ़ी है, एक पीढ़ी दलितों की उद्यमशीलता में वो रही जो आज़ादी के समय से ही धीरे धीरे उद्यमशीलता की ओर बढ़ गए थे, जिनके के आज छोटे मोटे नहीं बल्कि कई बड़े बड़े उद्योग उनके आज देश भर में हैं, जिनको मैं खुद जानता हूं कि किस तरीके से उन लोगों ने शुरुआत में एक मजदूर के तौर पर की और आज वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उसके बाद दौर आया जिसमें कि जो मध्यम श्रेणी के जो चाहे वो MSME सेक्टर के लोग हों, उसके जरिए वो लोग आगे बढ़े और आज जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो जेनेक्स के नाम से अब इस प्लेटफॉर्म को बनाना चाहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और इसमें स्टार्टअप को एक तरजीह दी जाएगी। तो ये जो पूरी नई प्रक्रिया है एक थर्ड जनरेशन की, उसकी एक बहुत बड़ी शुरुआत आज दिल्ली में होने जा रही है। शुक्रिया ऋषि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश ने UPI भुगतान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए देशवासी काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने दिसंबर 2022 में 12.8 लाख करोड़ रुपए के 782 करोड़ UPI लेन देन की है, जो कि एक रिकॉर्ड है।
क्या है यूपीआई भुगतान को लेकर दुकानदारों और आम लोगों की प्रतिक्रिया, जानी दिल्ली में हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश का प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। क्या प्रतिक्रिया है दुकानदारों की, आइए बात करते हैं। यूपीआई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे हर दुकानदार को एक आसानी हुई है। जो भी पेमेंट होती है पहले कैश रखना पड़ता है था और अब तो एक आसान हो गया है कि एक क्लिक करो और अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। इनिशिएटिव लिया सरकार ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और इससे लोगों को दिक्कतें बहुत कम हो गई। रोजगारी की दिक्कत कम हो गई, खुले पैसे की दिक्कत कम हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई व्यापार में, कोई चोरी चकारी नहीं होती। मैं तो कहता हूँ 100% ट्रांजैक्शन इसी पे होनी चाहिए। एक तो कस्टमर बिना कैश के घर से निकल सकता है इजीली और काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस है इसमें। कैश को मतलब जैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं और उसमें मतलब दिक्कतें होती हैं कैश चेंज देने में, तो उसके लिए हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हमें भी काफ़ी मतलब चेंज रखने की समस्या ख़त्म होती जा रही है मार्केट के अंदर। सीधा अकाउंट में पैसा जाता है, लेने देने का झंझट नहीं रहता है, रास्ते में आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक में पैसा चला जाता है, अपना आराम से आए काम किया और चले गए घर। हमारे लिए तो सारी चीज़ें ही आसान हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम हम ट्रैवलिंग, शॉपिंग, हर चीज़ में यूपीआई ही यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट मोड है जहाँ पे हमारे पैसे सेफ भी रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पास इन सारे पैसों का जब हम कभी सोचे कि हमने कहाँ खर्च किया वो याद भी रहता है, स्नैचिंग वगैरह से भी बचा रहता है, क्योंकि अगर कभी हमारा वॉलेट मिस हो जाए तो सारा अमाउंट हमारा चला जाता है। बट इन केस कभी फ़ोन मिस भी हो जाए तो इसमें रखा हुआ हमारा सारा अमाउंट सेफ होता है। यूपीआई सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ट्रांजैक्शन मोड है, जिससे हमें कोई भी मनी कैरी करने का प्रॉब्लम नहीं रहता। वेरी क्विक, विद इन सेकेंड्स हम अपना मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, टाइम इन्वेस्ट नहीं होता। It is very best way to transit money one place to another place, या one merchant to another merchant. This is best for our country and इसमें हम मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान समझते हैं, जिन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन को इतना इजी और आसान बना दिया है। यूपीआई भुगतान को लेकर दुकानदार से लेकर ग्राहक तक सभी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस यूपीआई ने लेन देन को काफ़ी आसान बना दिया है। कैमरामैन संजय जैना के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल एक अच्छा काम किया है, बल्कि सिखों के लिए 25 बड़े काम किए हैं। इसके लिए सिख उनके आभारी हैं। भारत में सिखों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला, जिसने एक नहीं 25 काम अब तक सिखों के बड़े किए हैं, जिनके लिए कोई ऐसी आशा नहीं थी कि 370 जो ब्लैक लिस्ट वाले आदमी थे उनको भी भारत में आने की इजाज़त दी जाएगी, कॉरिडोर बन जाएगा, जो FCRA मिल जाएगा गोल्डन टेम्पल को। कोई भी ऐसा काम नहीं रहा जो प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया हो और उसको ना किया गया हो। दिल्ली कत्लेआम के लोगों को भी पनिशमेंट मिली है, उसको जो विक्टिम है उनकी सहायता भी हुई है। तो जहां गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुपुरब वहां मनाया गया जहां से उनको कत्ल करने का हुक्म हुआ था लाल किले पे, गुरु नानक साहब का पर्व मनाया गया, गुरु गोविंद सिंह साहब का पर्व मनाया गया। तो इसी लड़ी को आगे चलाते हुए इसी में ये वीर बाल दिवस, साहिबजादों की कुर्बानी, जिन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, और दुनिया के सब कानून कहते हैं कि छोटे बच्चे कोई अपराध करे भी तब भी उनको माफ़ी होती है, लेकिन उनको ऐसे दीवारों में चिनवा के शहीद किया गया। उनकी कुर्बानी को याद करते ये वीर बाल दिवस, जो मांग थी अकाली दल और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, 2018 में इन्होंने मांग की थी कि बाल दिवस मनाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बाल अकेले बाल ही नहीं थे, वो वीर भी थे, इसके साथ
शब्द वीर जोड़ दिया गया और पूरे देश में पूरी दुनिया में ये बच्चों की शहादत की जो दास्तां है, जो कहानी है, जो कुर्बानी है, उसका जो है लोगों को घर घर तक पहुंचाया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नागरिकों के अनुकूल एक नई सुविधा पेश की है। इसके तहत उन्हें घर के मुखिया HOF की सहमति से आधार में दर्ज पते में ऑनलाइन सुधार करने में सहायता मिलेगी। आधार में HOF आधारित ऑनलाइन पते में सुधार की सुविधा से बच्चों, जीवन साथी, अभिभावकों आदि ऐसे संबंधियों को काफ़ी सहायता मिलेगी जिनके पास अपने नाम पर दस्तावेज नहीं होते हैं। देश के भीतर विभिन्न वजहों से शहरों और कस्बों को पलायन करने वाले लोगों को देखते हुए ये सुविधा देश के लाखों लोगों के लिए लाभकारी होगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HOF हो सकता है। तो ऑनलाइन सुधार के लिए आप myaadhar.uidai.gov.in पर जा सकते हैं और वहां पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक मानव निर्मित उद्यान है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 250 वर्ष पूर्व इस पक्षी विहार का निर्माण करवाया था। इस उद्यान के मध्य में भगवान शिव का मंदिर है जिन्हें यहाँ केवलादेव के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस उद्यान का नाम केवलादेव रखा गया। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों की एक प्रमुख शरणास्थली है। यहाँ 375 प्रजातियों के पक्षी एवं कई अन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। इसके महत्व को देखते हुए लगभग इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। यहाँ की मानव निर्मित आर्द्र भूमि को रामसर साइट की मान्यता भी दी गई है। यह पक्षियों की प्रमुख प्रजनन स्थली है। जो यहाँ से चिड़ियाँ आती है, करीब 375 स्पीशीज चिड़ियाँ मिलती है, जिसमें 200 माइग्रेटरी है और 175 के लगभग इंडियन बर्ड्स रेजिडेंट्स हैं और लोकल इंडिया में माइग्रेट करती हैं। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी हर साल हजारों सैलानी पक्षियों और खासकर लुप्त प्राय प्रजातियों को निहारने के लिए आते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए यह पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है। कि जो बर्ड्स हैं ये बेस्ट सीजन है दिसंबर टू फरवरी का, और इसमें कई सारे रेसिडेंट बर्ड हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं और आप उनकी कॉलोनीज़ देख सकती हो, उनकी नेस्टिंग होती है, कॉलोनीज़ है, कई सारे वाटर बर्ड्स हैं। और इनके अलावा जो दिसंबर टू फरवरी का टाइम है वो बेस्ट सीज़न होता है, बिकॉज कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी दूर से आते हैं, लाइक समटाइम्स साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आती हैं। और आप देखोगे कि ये टाइम पे टूरिस्ट जो है काफ़ी आते हैं, बर्ड लवर, बर्ड वाचर एंड द फोटोग्राफर्स, एंड आई रिकमेंड टू विजिट एवरी बर्ड वाचर या जो भी बर्ड लवर्स हैं, आप प्लीज़ विजिट कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्राचीन शिवालय है जिसके नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया है। यह अपने ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है ताकि अतिक्रमण और अन्य चुनौतियों से निपटा जा सके। यहाँ वन विभाग की तरफ से कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के लाखों पक्षियों का ये घर सर्दियों के मौसम में आबाद रहता है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और पक्षी वैज्ञानिकों की शोध स्थली है। मंजू मीणा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया।
कुपवाड़ा के उप विकास आयुक्त डाइफोर्ट सागर दत्तात्रेय ने बताया कि बालिकाओं की शिक्षा और पोषण स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी दी गई। राजधानी दिल्ली के द्वारका में कल रात एक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 12:30 बजे द्वारका मोड़ इलाके में एक तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार ने अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक पीसीआर वैन समेत कुल 6 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। हमला करने वाली स्विफ्ट कार दिल्ली पुलिस के एक एएसआई का निजी वाहन है जो बाहरी जिले में तैनात हैं। उन्हें भी हादसे में चोट आई है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं चालक शराब के नशे में तो नहीं, इसकी पुष्टि के लिए ब्लड सैंपल लिया गया है। पटना में जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 2 सह अर्थ गंगा योजना के तहत एक ही जहाज से नदियों के रास्ते दुनिया की सबसे लंबी 3200 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाला गंगा विलास कोलकाता से चलकर मंगलवार को पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह पहुंच गया। ये जहाज गंगा नदी के रास्ते वाराणसी जाएगा। 5 सितारा होटल से भी अधिक सुविधाओं से सुसज्जित गंगा विलास को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज की उपाध्यक्ष स्वदामिनी माथुर ने कहा कि गंगा विलास जहाज विश्व की सबसे लंबी जलमार्ग की यात्रा पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा के रास्ते 80 पर्यटकों को लेकर गंगा विलास जहाज 52 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबील बंदरगाह पहुंचेगा। रास्ते में भारत व बांग्लादेश के बीच 27 दिनों से होकर ये जहाज गुजरेगा। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेस का सबसे न्यू शिप है ये। 18 रूम्स है इसमें और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जर्नी पे जा रहा है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। 51 डेज़ की इसकी आइटनरी है। 27 रिवर सिस्टम्स को क्रॉस करेगा, 5 स्टेट्स को छूता हुआ जाएगा और 2 कंट्रीज़ के थ्रू जाएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। और मिस्टर राज सिंह जो इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन है, ही इज़ द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू एक्चुअली डू द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। 13 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हमारे साथ लॉन्च कर रही है वाराणसी पे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान NMCG के अंतर्गत पिछले वर्ष 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 50 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 43 नई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करने, इसका संरक्षण और इसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य वाला केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल DD नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, DD प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि अपहरणकर्ताओं को ये पता लग जाता है कि उन्होंने कीर्ति के बजाय पूजा को किडनैप कर लिया है और उधर कीर्ति के घर वाले पूजा को लेकर बेहद परेशान हो जाते हैं। पूजा के लिए ये कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगर पूजा के बारे में नहीं बताते तो इनकी तबीयत और खराब हो जाती, इसीलिए आई एम सॉरी। मैं कीर्ति नहीं हूँ। अरे तो बता नहीं पा रही थी तू कीर्ति नहीं है? आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताती? पूछा नहीं, बेवकूफ लड़की। क्या होगा आगे ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। और बाल कृष्ण में आप देखेंगे कि राधा माखन चोर टोली को पाठ पढ़ाने के लिए मटके में नीम और गोबर का रस भर देती है और इसकी शिकायत बाल कृष्ण यशोदा से करते हैं कि राधा ने उनके साथ क्या किया। राधा, क्या कर रहे हो पुत्री? नीम का रस बना रही हूँ मैया। इतना कड़वा कि कोई एक बार पी ले तो नीम के नाम से डरेगा। दाऊ,
बरसाना का माखन तो अद्भुत है। मुझे तो आनंद आ गया। आप बताइए आपको ये दूध कैसा लगा? मैया ये राधा ना आपके लल्ला और इन सभी को माखन और दूध के स्थान पर कुछ और ही खिलाना चाहती थी। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं आपके साथ तेजपुर जनरल स्टोर की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि पारो के पिता की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उधर पारो आकाश को रिक्की और सोनी की बढ़ती हुई दोस्ती के बारे में बताती है। रिक्की सोनी को अपनी दोस्ती में फंसाने के लिए एक चाल भी रचता है। So all set सोनी मल्होत्रा, ये सारी मेहनत तुम्हारे वेलकम के लिए है, बस तुम्हारे आने का इंतजार है। इतने दिनों बाद अच्छी खबर सुनी है। मेरी तबीयत की बात करके तुम लोग अपना मूड खराब मत करो, मैं ठीक हूँ। रिकी के फादर के हमारे ऊपर काफ़ी एहसान है। वो हमारे ऑफिस के काफ़ी लॉयल एम्प्लॉय थे, इसी वजह से रिकी आज ऑफिस में है, वरना वो एक आम एम्प्लॉय है। ओह, मुझे लगा रिकी को तुम लोग परिवार का हिस्सा मानते हो। I mean, तुम लोग काफ़ी क्लोज हो ना। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए तेजपुर जनरल स्टोर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। और आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने बचाव पक्ष को मजबूत करने के लिए काम करना है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ईरान निर्मित ड्रोन का उपयोग करके दीर्घकालिक हमले की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि मॉस्को की रणनीति यूक्रेन की आबादी, देश की वायु रक्षा और ऊर्जा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने की है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पर महाभियोग चलाने की मांग करेंगे। ये बयान हाल ही में ब्यूनस आयर्स शहर को अधिक राज्य निधि देने के एक अदालत के फैसले पर दो शक्तियों के टकराव के बाद आया है। हालांकि ये महाभियोग की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। फर्नांडीज की सरकार के पास 2/3 समर्थन नहीं है। और आइए अब खेलों की ओर चलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 2 रन से जीत लिया है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 160 रन बना पाई और मैच 2 रन से हार गई। अपना डेब्यू मैच खेल रहे शिवम मावी ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि उमरान मलिक और हर्षल पटेल को 2-2 सफलताएं मिली। इसके साथ ही 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो चुकी है। श्रृंखला का दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे में और तीसरा मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। आईपीएल की तर्ज पर महिला आईपीएल की टीम के मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए बीसीसीआई ने टेंडर जारी किए हैं। ऑक्शन के माध्यम से ही महिला आईपीएल की टीमों को बेचा जाएगा। भारत में कोई भी बिजनेस घराना चाहे तो महिला आईपीएल की टीम अपने नाम करने के लिए 21 जनवरी तक आवेदन दे सकता है। महिला आईपीएल की टीम हासिल करने की इच्छा रखने वाली मौजूदा फ्रेंचाइजी या अन्य बिजनेस घरानों को 5 लाख रुपये की रकम बीसीसीआई के पास जमा करानी होगी। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का अंतिम संस्कार कल देर रात सेंटोर में हुआ। उनके पार्थिव शरीर को उनके पूर्व क्लब सांतोस एफसी के स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। साओ पाउलो स्थित विला बेलमिरो स्टेडियम में पेले को देखने के लिए लाखों फैंस पहुंचे। उनकी अंतिम यात्रा में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। पेले का पार्थिव शरीर यहां अगले 24 घंटे तक रहा। लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे पेले का गत गुरुवार को निधन हो गया था। वो 82 वर्ष के थे। पेले ने ब्राजील को 3 बार फुटबॉल विश्व कप में जीत दिलाई थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय सेंटोर में ही बिताया था। उन्होंने सेंटोस फुटबॉल क्लब से ही अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी। भारत की स्टार महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में मनिका बत्रा 3 स्थान की छलांग लगाकर
35वें पायदान पर पहुंच गई हैं। 27 वर्षीय मनिका ने नवंबर 2022 में एशियाई कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए पहली बार पदक हासिल किया था। कांस्य पदक के लिए खेले गए स्पर्धा में उन्होंने जापान की हिना हयाता और चीन की चैन जिंगटोंग को हराया था। इसके अलावा वो हंगरी और स्लोवेनिया में 2 विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर्स इवेंट्स के सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही थीं। रामकुमार रामनाथन और मिगुएल एंजल रेस वरेला की जोड़ी टाटा ओपन महाराष्ट्र के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मंगलवार रात खेले गए रोमांचक युगल मुकाबले में रामकुमार रामनाथन और मिगुएल एंजल की जोड़ी ने रोहन बोपन्ना और बोटी की जोड़ी को 7-6, 6-7, 11-9 के अंतर से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में रामकुमार रामनाथन और मिगुएल एंजल रेस का सामना 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राजीव राम और जो सेलिसबरी से होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में लीसेस्टर सिटी को फुलहम फुटबॉल क्लब के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार देर रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में 17वें मिनट में फुलहम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। इस मैच में एकमात्र गोल फुलहम की तरफ से हुआ जब अलेक्जेंडर मिट्रोविक ने विलियम बोर्गेस के पास पर लीसेस्टर सिटी के गोल पोस्ट में गोल दागा। हालांकि मैच में लीसेस्टर सिटी ने स्कोर को बराबर पर लाने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और मैच गंवा दिया। इस जीत के साथ ही फुलहम 28 अंकों के साथ अंक तालिका में 7वें पायदान पर आ गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और न्यूकासल यूनाइटेड के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मंगलवार देर रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में दोनों ही टीमों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे मैच के दौरान दोनों ही टीमों की तरफ से बढ़त हासिल करने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। मुकाबला गोल रहित रहने के बाद आर्सेनल की टीम अंक तालिका में 44 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि न्यूकासल की टीम 35 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है। और आइए अब बात करते हैं साइंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए कारनामे के बारे में जो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक नई पहल की शुरुआत कर रहा है। दरअसल एक स्पोर्ट्स डाटा कंपनी ने रग्बी के खिलाड़ियों के लिए एक स्मार्ट बॉल का आविष्कार किया है। चलिए देखते हैं क्या खास है इस स्मार्ट बॉल में। बदलता दौर और तकनीक मानो एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बार फिर नया कारनामा कर दिखाया है, स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखकर। एक स्पोर्ट्स डाटा कंपनी स्पोर्टेबल और गिलबर्ट ने रग्बी के खिलाड़ियों के लिए एक स्मार्ट बॉल का आविष्कार किया है। ये स्मार्ट बॉल खिलाड़ियों और फैंस दोनों को मैच से जुड़ा रियल टाइम डाटा प्रदान करेगा। ये बॉल पिच में वायरलेस बैकेट से कम्युनिकेट करके खिलाड़ियों और टीम का स्टेटस बताता है, जिसमें किक डिस्टेंस, पास डिस्टेंस और टेरिटरी गेन शामिल है। इसमें एक माइक्रोचिप है जो वास्तविक समय में इंक्रेडिबल इनसाइट और डाटा को रिले करने में मदद करता है। इस तरीके की बॉल रेफरीज के लिए काफी मददगार साबित होगी। इसमें लगी माइक्रोचिप का वजन 10 ग्राम बताया गया है, पर इससे बॉल की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब सिनेमा की बात करते हैं। तेलुगु इंडस्ट्री के अभिनेता अदिवी शेष की फिल्म हिट द सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, जिसे हाल ही में हिंदी में रिलीज किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन शैलेश कोलानू ने किया है। ये एक थ्रिलर फिल्म है। तेलुगु स्टार आदि विशेष स्टारर फिल्म हिट द सेकंड केस को हिंदी में रिलीज कर दिया गया है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है और अंत तक आपको खुद से जोड़े रखेगी। मैं और संजना यहाँ पर पिछले 3 सालों से रह रहे थे। इस फिल्म का निर्देशन शैलेश कोलानू ने किया है। फिल्म में आदि विशेष को एक ईमानदार पुलिस वाले के रूप में दिखाया गया है, जिसे संजना नाम की एक महिला की क्रूर हत्या की जांच करने का काम सौंपा जाता है। She was brutally murdered.
हिट द सेकंड केस की कहानी कातिल का पता लगाने के इर्द गिर्द घूमती है। फैंस आदि विशेष के परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। साथ ही सभी कलाकारों ने अपना बेहतरीन अभिनय किया है। दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आ रही है। हाथ, पैर और शरीर दूसरी औरतों के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।